हेलो एंड वेलकम बैक टू रफ्तार एंड आई एम योर दीक्षा मैम। तो बेटा यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो लास्ट क्लास में हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में माउथ के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से माउथ में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैंने आपको टीथ के बारे में पढ़ाया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है इसका सबसे मेन पोर्शन एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है ग्लैंड। तो बेटा आज हम एलिमेंट्री कैनाल से शुरू करते हैं। हमने अभी माउथ के बारे में पढ़ लिया था, टीथ के बारे में पढ़ लिया था। तो अभी हम देखेंगे ये एलिमेंट्री कैनाल, ये जो लंबी सी ट्यूब है, ये जो लंबी सी पाइप है, ये किसकी बनी होती है। तो मतलब हमें इनके टिश्यूज देखने हैं कि इसके अंदर टिश्यूज कैसे हैं, सेल्स कैसे हैं। तो स्टडी ऑफ टिश्यूज को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। तो हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी, द हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल में अगर मैं देखूं, मैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन बना रही हूँ। कौन सा सेक्शन बना रही हूँ? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स क्या होता है? मान लो ये एलिमेंट्री कैनाल है, लंबी ट्यूब, मैं उसको ऐसे कट कर रही हूँ और आपको सामने से दिखा रही हूँ कि इसकी वॉल किससे बनी है। तो हम बेसिकली इसकी वॉल बना रहे हैं, ठीक है। तो अंदर की तरफ खाली जगह होगा बेटा, जिसमें आपका फूड भागता है, फाइन। उस खाली जगह को हम क्या कहते हैं? उस खाली जगह को हम कहते हैं ल्यूमन। क्या कहते हैं? ल्यूमन। तो ये हो गया ल्यूमन। तो दिस इज ल्यूमन। ओके, सो दिस इज योर ल्यूमन। अब सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, जो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, ये कौन सी है? इसे हम कहते हैं सेरोसा। क्या बोलते हैं इसको? सेरोसा। सेरोसा बनी होती है सिर्फ विजरल पेरिटोनियम की। अब ये पेरिटोनियम क्या है? पेरिटोनियम एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है मेजर ऑर्गन्स के राउंड। इफ यू रिमेम्बर, लंग्स में हमने प्लूरा करा था, हार्ट में हमने पेरिकार्डियम किया था ना। तो ये सिरोसा जो है, इसमें सिर्फ एक ही लेयर है। नॉर्मली लंग के अराउंड डबल लेयर थी, हार्ट के अराउंड भी डबल लेयर थी, बट इसमें सिर्फ सिंगल लेयर है। कौन से वाली? विजरल वाली। और ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है मीजोथीलियम। मीजोथीलियम बच्चे एक होता है इपिथीलियम, और साथ में इसके लगा होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या लगा होता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर है आपके एलिमेंट्री कैनाल की, वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसका नाम है सेरोसा। ये सेरोसा आपको पूरी एलिमेंट्री कैनाल में मिलेगी एक जगह को छोड़कर, उसका नाम है ईसोफेगस। सो ये सिरोसा आपको ईसोफेगस में नहीं मिलेगी। ईसोफेगस कई बार ईएसओ से भी लिखा जाता है, कभी ओईएसओ से भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये ईसोफेगस में एब्सेंट है, राइट। तो ईसोफेगस के पास ये नहीं होती। क्या नहीं होती? द आउटर मोस्ट कवरिंग, सबसे बाहर वाली कवरिंग। क्या नाम है बाहर वाली कवरिंग का? इसका नाम है सिरोसा। सो सबसे बाहर वाली आई ये। उसके बाद जो अगली कवरिंग आएगी वो आएगी मसल्स की, जिसे हम कहते हैं मस्कुलरिस या मस्कुलर कोट। क्या कहते हैं? मस्कुलरिस या मस्कुलर कोट। तो यहाँ पर जो ये मसल की लेयर्स होंगी, इनका अलग ही अरेंजमेंट होता है, इनका अलग ही अरेंजमेंट होता है। सबसे बाहर होगी आपकी लॉन्गिट्यूडनल मसल की लेयर, लाइक दिस। सबसे बाहर होगी आपकी लॉन्गिट्यूडनल मसल की लेयर, इस तरह से, लाइक दिस। और अंदर की तरफ होगी आपकी सर्कुलर मसल, लाइक दिस। अब आप बोलोगे कि मैम आपने लॉन्गिट्यूडनल को तो गोला बनाया, तो सर्कुलर होना चाहिए। बेटा जब आपके पास कोई लॉन्गिट्यूडनल मसल होगी, वो लंबी होगी होगी ना, तो वो मसल भी ऐसे प्रेजेंट है, आप उसको जब कट करोगे तो सामने से गोल दिखेगी ना, बिल्कुल वैसे। इसलिए ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो ट्रांसवर्स सेक्शन में ये कैसा दिख रहा है? ये गोल दिख रहा है। तो ये बेटा हुआ आपका, ये वाली लेयर कौन सी हुई? दिस इज आउटर longitudinal, outer one is longitudinal muscle, longitudinal muscle, और अंदर वाली inner circular muscle, inner circular muscle, राइट। और इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? इसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं मस्क्यूलरिस, मस्क्यूलरिस।
ठीक है। तो आपके पास एक हुआ आउटर मोस्ट कवरिंग पहली सिरोसा, हम अगर बाहर से अंदर की तरफ देखें, और फिर उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पर मस्कुलरिस कोट। ओके, चलिए, और मस्कुलर कोट। अब इसके बाद अगली लेयर आएगी जिसका नाम है सबम्यूकोसा। सो दिस इज द लेयर विच इज सबम्यूकोसा। तो ये जो मैं ग्रीन में बना रही हूँ, दिस इज सबम्यूकोसा, दिस इज सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा किसकी बनी होती है? सबम्यूकोसा किसकी बनी होती है? सबम्यूकोसा इज मेड अप ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या होता है बेटा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, राइट? क्योंकि ब्लड वेसल वगैरह चाहिए ना, तो ब्लड वेसल किस में मिलता है? ब्लड वेसल कनेक्टिव टिश्यू में मिलता है। तो आपकी आउटसाइड टू इनसाइड अगर हम देख रहे हैं, आउटसाइड टू इनसाइड सबसे पहले सिरोसा आया, फिर मस्कुलर कोट आया, फिर आया सबम्यूकोसा, ठीक है। अब सिरोसा का काम था प्रोटेक्शन, राइट? तो इसका मसल का काम क्या होगा? इसमें जो मसल्स होती है ना मस्कुलरिस में, यूजुअली स्मूथ मसल्स होती हैं। मेजॉरिटी कौन सी मसल्स होती हैं? मेजॉरिटी स्मूथ मसल्स होती हैं। और ये मसल्स का काम होता है पेरिस्टालिसिस करवाना। व्हाट इज पेरिस्टालिसिस? पेरिस्टालिसिस का मतलब होता है, यस, मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाओ ताकि आपका जो फूड है वो भी आगे की तरफ जाए, राइट? सो ये पेरिस्टालिसिस मूवमेंट ये मसल्स करवाएंगी। आगे सबम्यूकोसा फिर क्या करते हैं? ये इसके पास कनेक्टिव टिश्यू है, इसके पास ब्लड वेसल है। अब पहला बात तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? ऑर्गन्स को कनेक्ट करेगा। और दूसरा वो क्या करेगा? क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स हैं, तो फूड का अब्जॉर्प्शन के लिए ब्लड वेसल चाहिए ना हमें, तो ये ब्लड वेसल में आपका फूड भी जाएगा। वैसे तो मैं अगली वाली लेयर में जाता है, बट थोड़ा अमाउंट इसमें भी चला जाता है। चलिए, तो अब यहाँ पे बेटा जो अगली लेयर है, इस पूरी लेयर का नाम है म्यूकोसा। क्या नाम है इस पूरी लेयर का? म्यूकोसा। म्यूकोसा 3 भाग में बटी हुई है। कितने भाग में? 3 में। तो सबसे बाहर जो है इसमें, जो सबसे बाहर है इसमें, वो वाली है मस्कुलरिस म्यूकोसा, दिस वन, मस्कुलरिस म्यूकोसा। उसके बाद जो अगली लेयर है उसका नाम है लेमिना प्रोप्रिया। क्या नाम है? लेमिना प्रोप्रिया। और जो ये येलो वाली है, ये दिस इज अ लेयर ऑफ म्यूकोसा ओनली, ये है एपिथेलियम। तो अगली लेयर है जो बेटा म्यूकोसा, उसमें 3 लेयर्स फर्दर आती हैं। ये वाली लेयर जो है रेड वाली, दिस इज मस्कुलरिस म्यूकोसा, मस्कुलरिस म्यूकोसा। जो ये ब्लू वाली है, दिस इज लैमिना प्रोप्रिया, दिस इज लैमिना प्रोप्रिया। और जो सबसे अंदर वाली है ये है एपिथेलियम। क्या है ये? एपिथेलियम, ठीक है। और ये तीनों कलेक्टिवली क्या बनती हैं? दीज आर म्यूकोसा, दीज आर म्यूकोसा, ठीक है। तो आपके पास फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड क्या क्या लेयर्स आई? आपके पास आई सबसे पहले सेरोसा, फिर आई आपके पास मस्कुलरिस, जिसमें बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, अंदर की तरफ सर्कुलर हैं, और ये स्मूथ मसल्स होती हैं, तो ये पेरिस्टालिसिस में हेल्प करती हैं। फिर आती है सबम्यूकोसा जिसमें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। फिर आती है म्यूकोसा जिसकी 3 फर्दर लेयर है। सबसे बाहर वाली मस्कुलर वाली लेयर है, फिर लैमिना प्रोप्रिया है, और फिर है एपिथेलियम, और बीच में है ल्यूमेन विच इज एक खाली जगह। अब बेटा इसमें एलिमेंट्री कैनाल में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके पास जो म्यूकोसा है उसके पास है एपिथेलियम, और ये एपिथेलियम ही ग्लैंड्स बनाता है। क्या बनाता है? ये यही ग्लैंड्स बनाता है। इसके पास एपिथेलियल सेल्स हैं, और आपको पता है कई एपिथेलियल सेल्स मॉडिफाई हो चुके हैं और ग्लैंड्स बनते हैं, ठीक है। और दूसरा, ये मसल के लिए पेरिस्टालिसिस करवाती है। ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जो ग्लैंड्स हैं वो एंजाइम बनाएंगे, अगर वो एंजाइम बनेगा तभी तो फूड डाइजेस्ट होगा, और अगर पेरिस्टालिसिस होगी तभी तो फूड आगे आगे जाएगा, फ्रॉम ईसोफेगस टू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इसीलिए ना अब इस पूरे गट को काम करवाने के लिए कोई कमांडर चाहिए। कौन चाहिए? कमांडर चाहिए, कोई कंट्रोल करे इसे। अब कंट्रोल कौन सा सिस्टम करता है आपकी बॉडी का? आपका न्यूरल सिस्टम करता है। तो यहाँ पर आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कुछ न्यूरॉन्स आ जाते हैं। कौन आते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कुछ न्यूरॉन्स आ जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों मेरी बात। तो यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कुछ न्यूरॉन्स आ जाते हैं, और ये न्यूरॉन्स आपको मिलेंगे कहाँ कहाँ मिलेंगे? एक तो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के बीच में,
दीज आर न्यूरॉन्स, ठीक है। ये न्यूरॉन्स क्या है, ये कमांडर है, ये कंट्रोल करते हैं। एक तो आपको ये मिलेंगे कहाँ पर, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के बीच में, और एक बेटा आपको मिलेंगे सबम्यूकोजा में। कहाँ पे मिलेंगे, सबम्यूकोजा में, ये लो, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। इनको हम कहते हैं प्लेक्सस। क्या कहते हैं, प्लेक्सस। तो दीज आर प्लेक्सस। जो प्लेक्सस आपके लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के बीच में है, इनको हम बोलते हैं मायंटेरिक प्लेक्सस। क्या बोलते हैं, मायंटेरिक प्लेक्सस, और प्लेक्सस ऑफ ऑरबाख, ठीक है। दूसरा जो ये ऑरेंज वाले हैं, ये जो आपके सब म्यूकोजा में है, इनका नाम है मीजनर्स प्लेक्सस और सब म्यूकोजल प्लेक्सस। मीजनर्स और सब म्यूकोजल प्लेक्सस, ये दोनों का काम क्या है, कंट्रोल करना। देखो मायंटेरिक, माया, माया मतलब मायो, मायो मतलब मसल, एंटेरिक वर्ड जहां जाता है उसका मतलब होता है गट का। क्या मतलब होता है, गट। तो मायंटेरिक प्लेक्सस गट के मसल्स को कंट्रोल करते हैं, ये स्मूथ मसल्स को, क्योंकि ये मसल के बीच में ही है। और जब ये कमांड देंगे, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। दूसरा जो मीजनर्स या सबम्यूकोजल है, वो सबम्यूकोजा के पास है, नियर टू म्यूकोजा। जब ये इंफॉर्मेशन देंगे तो म्यूकोजा के जो एपिथेलियम है, जो ग्लैंड्स हैं, ये क्या सिक्रीट करेंगे बेटा, ये एंजाइम सिक्रीट करेंगे। तो क्योंकि ये कंट्रोल कर रहे हैं, तो इनको हम ब्रेन ऑफ द गट भी बोल देते हैं। इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ गट, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं बेटा, कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। या एंटेरिक नर्वस सिस्टम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एंटेरिक, एंटेरो मतलब गट, एंटेरिक नर्वस सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है। क्या काम है इनका, मायंटेरिक का काम क्या है, अभी लिखते हैं। मायंटेरिक का काम है, मायंटेरिक प्लेक्सस जो है उनका काम क्या है, पेरिस्टालिसिस करवाना। क्या करवाना, पेरिस्टालिसिस। वेयर एज जो आपकी मीजनर्स प्लेक्सस हैं, जो सब म्यूकोजा में है, मीजनर्स प्लेक्सस, इनका काम क्या है, ग्लैंडुलर सिक्रीशन करवाना, ग्लैंडुलर सिक्रीशन करवाना। तो ऐसे ही कभी नहीं कि आपका स्टमक है और बस से कंटिन्यूसली ग्लैंड्स इसका सिक्रीट कर रहे हैं एंजाइम, ऐसे कभी नहीं होता। ये न्यूरॉन्स बताते हैं कि फूड आ रहा है, नहीं आ रहा है। बिकॉज जब आप खाना खा रहे हो तो आपके ब्रेन को तो पता चलेगा ना आप खाना खा रहे हो, तो कहीं ना कहीं से इतने सारे रिस्पॉन्सेज आते हैं, तो फिर जाकर ये बताते हैं म्यूकोजा को कि आपको अब डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करना है। तो वो कैसे, ये दोनों हेल्प करते हैं। प्लेक्सस होता क्या है बच्चों, ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं। क्या है ये, न्यूरॉन्स ही तो हैं। तो ये न्यूरॉन्स कंट्रोल कर रहे हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के हैं आपके सिक्रीशन और पेरिस्टालिसिस को। तो ये तो हुआ बेटा आपका गट, ये क्या हुआ, आपका हुआ गट, ठीक है। अब इसमें अगर आपको पहला क्वेश्चन कैसा आता है, पहला क्वेश्चन आता है कि बताइए आउटसाइड टू इनसाइड लेयर्स क्या है। आप बोलोगे एक सिरोसा है, फिर बोलोगे उसके बाद मस्कुलर आती है, फिर उसके बाद सब म्यूकोसा आती है, फिर म्यूकोसा आती है, ठीक है। अगर उसने इनसाइड टू आउटसाइड बोल दिया या बोल दिया फ्रॉम ल्यूमन टू आउटसाइड, तो आप बोलोगे सबसे पहले म्यूकोजा आता है, फिर आप बोलोगे इसमें सब म्यूकोजा आता है, फिर मस्कुलर आता है, फिर सिरोसा आता है। सिरोसा इसोफेगस में नहीं होता। अब बेटा जो म्यूकोजा है ना, जो म्यूकोजा है, किसकी बात कर रहे हैं अब हम, म्यूकोजा की। जो म्यूकोजा है वो फोल्ड्स में प्रेजेंट होती है। किस में प्रेजेंट होती है बेटा, म्यूकोजा कभी कभी फोल्ड बना लेती है। फोल्ड समझते हो ना, ऐसे ऐसे, कभी कभी ये फोल्ड बना देती है। ये फोल्ड अगर स्टमक में है, तो हम इनको बोलते हैं रूगे। क्या बोलते हैं, रूगे। यही फोल्ड अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो ये थोड़े बड़े फोल्ड्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं विलाय। क्या बोलते हैं, विलाय। आपने सुना होगा। विलाय का काम क्या होता है, ये सरफेस एरिया बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, ये सरफेस एरिया बढ़ाता है ताकि फूड ज्यादा अब्सॉर्ब हो। इनके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना जानिए, जो म्यूकोजा होता है, म्यूकोजा फोल्ड्स में प्रेजेंट होता है।
जो छोटे वाले फोल्ड्स हैं स्टमक में उन्हें रोगे कहते हैं, पर जो बड़े वाले फोल्ड्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में उनको हम विलाई कहते हैं। अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो समझ में आता है फूड को ऑब्जॉर्ब करना है, यहाँ पे रोगे क्यों है? बेटा स्टमक एक ग्राइंडर की तरह काम करता है, अगर उसका सरफेस थोड़ा रफ होगा तो फूड अच्छे से मिक्स होगा, अच्छे से चर्न होगा, तो इसीलिए स्टमक में रुगे होते हैं। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले ईसोफेगस से। अब माउथ पढ़ लिया था, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होगा? कहाँ से शुरू होगा एलिमेंट्री कैनाल? ईसोफेगस से होगा ना। तो अब हम शुरू करेंगे ईसोफेगस से। सबसे पहले आपकी फेरिंग्स के बाद आती है बेटा ईसोफेगस। ईसोफेगस आगे खुलती है स्टमक में, और स्टमक आगे खुलता है ड्यूडेनम में। किसमें खुलता है? ड्यूडेनम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर जिसका नाम है ईसोफेगस। ईसोफेगस की अगर आप बात करें, इट्स अराउंड 23 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, 23 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर। इसमें कोई भी ग्लैंड्स नहीं होती, इसमें ग्लैंड्स नहीं होती, ग्लैंड्स एब्सेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होने वाला, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होने वाला। ईसोफेगस की वॉल में अगर मैं मसल्स की बात करूं, जो अपर 1/3 मसल्स हैं, कौन सी? अपर 1/3 मसल्स हैं, वो स्केलेटल होती हैं। क्या होती हैं बेटा ये मसल? दीज आर स्केलेटल मसल। बाकी की सारी मसल आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में मैंने क्या बताया था? मस्कुलर कोट स्मूथ मसल्स का होता है। क्या होता है बेटा? स्मूथ मसल्स का। सो अपर 1/3 होती है स्केलेटल मसल। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है स्टमक। स्टमक को हम और क्या कहते हैं? स्टमक को हम बोलते हैं गैस्टर। क्या बोलते हैं? गैस्टर। ईसोफेगस खुल रहा है स्टमक में, स्टमक खुल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूडेनम। अब मान लो ये 3 कमरे हैं, ठीक है, एक कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा। अब एक कमरा दूसरे में खुल रहा है, बीच में दरवाजे तो चाहिए ना, चाहिए नहीं? बट हमने यहाँ दरवाजे नहीं लगाए, हमने यहाँ पे रबर बैंड लगा दिए। क्या बना दिए? यहाँ पे रबर बैंड लगा दिए। और रबर बैंड को क्या कहते हैं? स्फिंक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फिंक्टर्स। तो सबसे ऊपर एक रबर बैंड है इधर, राइट, एक रबर बैंड है इधर, एक है रबर बैंड इधर, एक है रबर बैंड इधर। ठीक है, जो ऊपर वाला रबर बैंड है इसे हम कहते हैं अपर, इसे क्या कहते हैं? अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या कहते हैं इसे? क्योंकि ऊपर की तरफ है तो इसे हम बोलेंगे अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ऊपर वाला स्फिंक्टर। नीचे वाले को लोअर बोलेंगे, ऑब्वियसली बात है, नीचे वाले को क्या बोलेंगे? लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। अब जो लोअर वाला, इसके और भी नाम है। क्या नाम है? इसे हम बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्टर इज स्टमक और ईसोफेगस दोनों के बीच में है ये। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। और एक और नाम है। अब आप बोलोगे एक और नाम? यस, इसका नाम है कार्डियक स्फिंक्टर। कैसे? कार्डियक वर्ड कैसे पढ़ा? हार्ट का क्या लेना देना है बेटा? देखो, इस पोर्शन पर आपका हार्ट प्रेजेंट होता है, इधर इधर आपका दिल प्रेजेंट होता है। तो जो दिल के पास है स्टमक का रीजन, जो दिल के पास है स्टमक का रीजन, ये वाला, इस रीजन का नाम है कार्डिया। क्या नाम है इसका? इसका नाम है कार्डिया। तो क्योंकि ये स्फिंक्टर कार्डिया के पास है, या ईसोफेगस कार्डिया के पास खुल रहा है, तो इस स्फिंक्टर का नाम क्या हुआ? कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, अब नीचे जो ये स्फिंक्टर है इसका नाम क्या है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसका नाम पाइलोरिक स्फिंक्टर क्यों है? क्योंकि जो पोर्शन यहाँ पर है ये वाला, इसका नाम है पाइलोरस। इस पोर्शन का नाम क्या है? पाइलोरस। तो स्टमक के अलग अलग पोर्शन है, जैसे मैंने आपको 2 पोर्शन का नाम बताया, एक कार्डियक, एक पाइलोरस। ये वाला जो पोर्शन है, दिस वन, दिस पोर्शन, दिस वन इज फंडस। ये पोर्शन क्या है? दिस इज फंडस। फंगस नहीं है ये, फंडस है, पहली बात। ठीक है, तो ये ध्यान से। जो बाकी का ये पोर्शन बचा, ये वाला, ये पोर्शन है बॉडी। ये क्या है? बॉडी। पाइलोरस थोड़ा और इधर तक होता है। ओके, ये पूरा पाइलोरस। तो पूरे स्टमक के क्या रीजन है? कार्डिया, फंडस, बॉडी
एंड इधर क्या है, पाइलोरस। और अब पाइलोरस ड्यूडेनम में खुल रहा है तो यहाँ पे भी एक रबर बैंड है, उसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। इन स्फिंक्टर का काम क्या होता है, ताकि एक बार अगर फूड इधर से इधर आ गया तो ये वापस ना चला जाए, इनका बैक फ्लो प्रिवेंट करना, ये स्फिंक्टर का काम होता है। किसका काम होता है, स्फिंक्टर का। तो स्फिंक्टर का काम है बैक फ्लो प्रिवेंट करना। यहाँ पे 3 स्फिंक्टर बेटा मैंने आपको पढ़ाए, कितने स्फिंक्टर पढ़ाए, 3 पढ़ाए। एक अपर ईसोफेजियल, एक लोअर ईसोफेजियल जिसे हम गैस्ट्रिक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक बोलते हैं, ये थोड़ा नहीं हो पाएगा, हाँ। और एक हमने बेटा किया पाइलोरिक स्फिंक्टर, 1 2 एंड 3 स्फिंक्टर, ओके। अब जो स्टमक है उसका दूसरा नाम है गैस्टर, क्या नाम है, गैस्टर। अगर मैं शेप की बात करूं, इट्स अ जे शेप स्ट्रक्चर, जे मतलब जे फॉर जोकर, ठीक है, जे शेप स्ट्रक्चर है ये। अगर मैं ड्यूडेनम की बात करूं, आपको ये कौन सा लग रहा है, कौन सा लेटर, ए बी सी डी, क्या लग रहा है, सी लग रहा है, सो इट्स अ सी शेप स्ट्रक्चर। ये क्या है बच्चों, सी शेप स्ट्रक्चर। स्टमक का काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टमक, स्टमक का काम क्या है, स्टमक का काम है, इसके पास होती है ग्लैंड्स, इसके पास होती है ग्लैंड्स जिनका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, क्या नाम है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये क्या करेंगे बेटा, ये सिक्रीट करेंगे डाइजेस्टिव जूस, और वो जूस आपके फूड को क्या करेगा, क्या करेगा, क्रश करेगा, उसे डाइजेस्ट करेगा। एक बार जब ईसोफेगस से खाना स्टमक में आता है तो ये खाना अराउंड 4 to 5 आवर्स के लिए यहीं पर रहता है, राइट। सो इट स्टोर्स फूड कितने घंटे के लिए, कितने घंटे के लिए, फॉर 4 to 5 आवर्स, 4 से 5 घंटे के लिए ये खाने को आपके स्टोर करके रखता है। इसके अंदर जो खाना होता है, इसके अंदर जो खाना होता है वो एसिडिक होता है, क्योंकि आपने सुना होगा स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड HCl सिक्रीट करते हैं। तो द फूड हियर इज एसिडिक, फूड क्या है बेटा, एसिडिक फूड है। और एसिडिक फूड को हम कहते हैं काइम, क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। तो जो आपके माउथ में फूड बना वो बोलस था, BOLUS, अब वो यहाँ पे आके एसिडिक हो गया, उसको हम बोलेंगे काइम, ठीक है। पीएच कितना होता है, पीएच कितना होता है यहाँ पर, पीएच इज अराउंड 1.5 to 1.7, कई बार इससे भी ड्रॉप होके 1.3 तक भी हो जाता है। सो डोंट वरी, ये 1 वाले के अराउंड जो होगा वो आपके स्टमक का ही पीएच होगा, फाइन। सो ये बेटा आपके स्टमक के काम है, खाना स्टोर करेगा 4 से 5 घंटे तक, एसिडिक फूड बनाएगा जिसका नाम काइम है, एसिडिक पीएच होती है, और इसके पास क्या है, ग्लैंड्स है, जे शेप स्ट्रक्चर है। अब हम इन ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। देखो जो बड़ी ग्लैंड्स हैं जैसे सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियाज, ये हम लास्ट में करेंगे, पर इन ग्लैंड्स के बारे में हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों अब हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में बेटा अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, अलग अलग तरह के सेल होते हैं। जैसे सबसे पहला सेल हम पढ़ेंगे यहाँ पर चीफ सेल, जिसको पेप्टिक सेल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पेप्टिक सेल भी कहते हैं, या जाइमोजेनिक सेल भी कहते हैं, ठीक है। चीफ सेल क्यों कहते हैं, सबसे पहले चीफ कौन होता है, जो मेन बंदा होता है ना, चीफ, क्योंकि ये चीफ काम कर रहा है, चीफ जैसा काम कर रहा है। ये क्या सिक्रीट करेगा, ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेगा, क्या सिक्रीट करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये 2 चीजें सिक्रीट करता है, एक 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 ये सिक्रीट करेगा जाइमोजन। जाइमोजन क्या होता है, इनएक्टिव एंजाइम, क्या होता है, इनएक्टिव एंजाइम। दूसरा ये ऐसे एंजाइम सिक्रीट करेगा जो ऑलरेडी एक्टिव हैं। सो 2 फॉर्म में एंजाइम सिक्रीट करता है, एक इनएक्टिव फॉर्म में, एक एक्टिव फॉर्म में। तो एक्टिव फॉर्म में जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं उनको हम बोलते हैं जस्ट एंजाइम, और जो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं एंजाइम उनको हम बोलते हैं जाइमोजेंस, क्या बोलते हैं, जाइमोजेंस। तो जाइमोजेंस यहाँ पे क्या क्या है, एक है पेप्सिनोजन जो आगे जाके पेप्सिन बनता है, और एक है प्रोरेनिन, एक है प्रोरेनिन। दिस इज द रेनिन विद द डबल एन, जो सिंगल एन वाला रेनिन होता है वो आप एक्सक्रीशन में पढ़ते हैं। और दूसरा इसमें एंजाइम कौन सा सिक्रीट होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज, वेरी स्मॉल अमाउंट, और यूजुअली ये इनहिबिटेड ही रहता है, यूजुअली ये इनहिबिटेड रहता है, ठीक है। चलो ये एंजाइम क्या करते हैं, कैसे डाइजेशन करते हैं, ये सब हम आगे डाइजेशन के प्रोसेस में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इनके बारे में थोड़ा रूबरू हो जाओ, थोड़ा जान लो, ठीक है। अगला क्या है, अगला है बेटा आपके ऑक्जेंटिक सेल।
ऑक्जेंटिक सेल, जिनको हम पेराइटल सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेराइटल सेल। ये क्या सिक्रीट करते हैं? ये दो चीजें सिक्रीट करते हैं, एक HCl, यस वही एसिड, और दूसरा कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या सिक्रीट करते हैं? कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। अब ये क्या करते हैं ये भी आगे जानेंगे। उसके बाद बेटा आता है अगला सेल, गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल, दीज आर म्यूकस सेल। आपको पता है म्यूकस सेल क्या बनाते हैं? म्यूकस बनाते हैं। दो तरह के गॉबलेट सेल होते हैं, एक सरफेस सेल होते हैं, एक नेक सेल होते हैं। अगर ये आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इस तरह से ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, इसमें गॉबलेट सेल एक तो यहां पर प्रेजेंट होगा, एक तो गॉबलेट सेल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक यहाँ होगा। अब ये नेक रीजन है ग्लैंड का। ग्लैंड का कौन सा रीजन है? नेक। ये पिट की फॉर्म में होती है। पिट समझते हो? गड्ढा, ये गड्ढा है ना, तो गड्ढे के फॉर्म में ग्लैंड्स होती हैं, क्योंकि ये रूगे हैं, ये फोल्ड्स हैं, तो यहाँ कहीं पर आपके एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट हैं जो ग्लैंड है। जैसे मान लो यहाँ पर आपका प्रेजेंट होगा ऑक्जेंटिक सेल, यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा ये वाला सेल, चीफ सेल, ठीक है। तब यहाँ पे ये वाला जो गॉबलेट सेल है, ये सरफेस सेल है। कौन सा सेल है? ये सरफेस सेल है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है सरफेस में। वेरएस दूसरा टाइप का है नेक सेल। कौन सा टाइप का है? नेक सेल। दोनों ही गॉबलेट सेल है, सिर्फ पोजीशन के अकॉर्डिंग आपने इसके नाम दे दिए, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अल्टीमेटली करेंगे क्या? ये सिक्रीट करेंगे म्यूकस, क्योंकि बेटा म्यूकस की बहुत जरूरत है, थिक म्यूकस, ठीक है, थिक लाइनिंग बना देंगे यहाँ पे। क्यों जरूरत है? अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा अपने माइंड में, क्या जरूरत है? मुझे कमेंट्स में भी बताना क्यों जरूरत है बेटा इस थिक म्यूकस लाइनिंग के, या हम बता दें? बता देते हैं, चलो बता ही देते हैं। तो ये थिक लाइनिंग क्यों है बेटा? क्योंकि आपका यहाँ पे पीएच क्या है? एसिडिक। भाई HCl निकल रहा है, एसिडिक है, तो आप पूरे स्टमक की लाइनिंग खराब थोड़ी ना करनी है हमें। तो इसके लिए ये म्यूकस आता है, मोटी ताजी लेयर बना देता है, जिससे HCl आपके स्टमक की लाइनिंग को खराब ना करे। फिर बेटा अगला सेल आता है, अगला सेल आता है आपका जी सेल। जी सेल एक एंडोक्राइन सेल है। कौन सा सेल है ये? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन क्या होते हैं? हार्मोन वाले। ये कौन सा हार्मोन बनाता है? ये बनाता है गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन का काम क्या है? ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन, जो भी ये सब काम कर रहे हैं ना, इनको जा जाके बोलेगा चलो चलो अपना काम करो। और दूसरा, स्टमक में जो मसल की लेयर है उसे बोलेगा तुम भी काम करो, और ऐसे से चर्न करो, फूड को मिक्स करो, डाइजेस्ट करो, उसको चर्न करो, चर्न करो, तोड़ो उसको, ठीक है। सो इसका काम है, ये स्टिमुलेट करता है, ये स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी, गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि ये जो दोनों है ये क्या काम करते हैं। सबसे पहले हम बेटा बात करेंगे पेप्सिनोजन की। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन ये दोनों ही क्या हैं? ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं। कौन से हैं? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जिनमें से जो रेनिन बनेगा, जो रेनिन बनेगा, ये प्रोरेनिन रेनिन बनेगा ना, क्योंकि ये इनएक्टिव है। ये मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। क्या डाइजेस्ट करता है? ये मिल्क प्रोटीन। और पेप्सिन कोई भी प्रोटीन डाइजेस्ट कर सकता है, वेयरएज रेनिन पर्टिकुलरली मिल्क प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करेगा। ओके, चलो अब हम देखते हैं ये HCl क्या करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये HCl का क्या काम है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl? सबसे पहले ये एक एसिड है, तो ये एसिडिक मीडियम देगा। क्या देगा? एसिडिक मीडियम। उस एसिडिक मीडियम में ये बैक्टीरिया या माइक्रोब्स को किल कर देगा। क्या करेगा? ये किल कर देगा जो भी आपके फूड में आपने जो इधर उधर से अटरम पटरम खाया है, उस सारे फूड के अंदर जो माइक्रोब्स है उसे किल कर देगा। तो इट विल किल द माइक्रोब्स। अरे, इट विल किल द माइक्रोब्स, ये सारे माइक्रोब्स को किल कर देगा, ठीक है। और ये क्या करेगा? HCl, जो ये HCl होता है, जो सलाइवा है, ठीक है, सलाइवा, अभी ऊपर से कौन सा एंजाइम आया है? सलाइवा है ना। अब देखो होता क्या है स्टमक में, या फिर कह लो पूरे इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में ना एरिया बांटा हुआ है,
वो दूसरे एरिया का एंजाइम नहीं काम करने देगा उस एरिया में। जैसे एग्जांपल देती हूँ, माउथ में सलाइवा का एरिया था, सलाइवरी ग्लैंड का एरिया था, तो वहाँ सलाइवा था, सलाइवा के एंजाइम आपको पता होता है वो काम करता है। ओके, अब ये जो सलाइवा का एंजाइम था, जो सलाइवा का एंजाइम था, अगर नहीं पता आगे बताऊंगी, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, वो स्टार्च डाइजेस्ट करता है। अब अब एरिया किसका है? ये स्टमक का, तो क्या वो सलाइवा को काम करने देगा? नहीं करने देगा। सिमिलरली जब फूड जाता है इंटेस्टाइन में, तो स्टमक के एंजाइम्स होंगे, तो वो स्टमक के एंजाइम इंटेस्टाइन में जाके इनएक्टिव हो जाएंगे। तो ये HCl पूरा काम करता है कि सलाइवा में जो एंजाइम है वो काम ना करे। सो इट विल इनएक्टिवेट सलाइवरी एमाइलेज। तो इस एंजाइम का नाम क्या है जो सलाइवा में होता है? सलाइवरी एमाइलेज। उसे इनएक्टिवेट कर देगा। और क्या करेगा? ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ये और क्या करेगा? ये प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करता है, प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और क्या करता है? ये फेरिक आयंस को फेरस में कन्वर्ट करता है। अब बोलोगे भाई ये क्यों? अब जो भी फूड खाते हो उसमें यूजुअली आयरन फेरिक फॉर्म में होता है। ये कौन सा फॉर्म है बेटा? फेरिक, राइट। ये क्या है? फेरस। आपकी बॉडी फेरिक फॉर्म को अब्सॉर्ब नहीं कर पाती, आपकी बॉडी फेरिक फॉर्म को अब्सॉर्ब नहीं कर पाती, तो इसीलिए ये इसमें फेरस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, फिर फेरस आगे आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब होगा। ये काम होते हैं आपके पूरे HCl के। अब ऑक्जेंटिक सेल एक और चीज निकाल रहे थे, क्या नाम था उसका? कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? ये विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन करवाता है। किसका अब्जॉर्प्शन करवाता है? विटामिन B12, अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ठीक है, देखो, तो ये जो आपके ऑक्जेंटिक सेल हैं, दो चीजें बना रहे हैं, एक HCl, एक कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। इनमें से जो ये है कासल इंट्रिंसिक फैक्टर, वो B12 का अब्जॉर्प्शन करवाएगा। अगर ये नहीं होगा तो B12 अब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, विटामिन B12 और आयरन, विटामिन B12 और आयरन दोनों ही जरूरत है RBC फॉर्मेशन में। अगर ये नहीं होंगे तो RBC फॉर्मेशन नहीं होगा और बंदे को क्या हो जाएगा? अनीमिया। तो अगर किसी इंसान का स्टमक रिमूव कर दे या उसके ऑक्जेंटिक सेल खराब हो जाएं, राइट, तो उसमें ना फेरिक से फेरस बनेगा, ना कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर बनेगा, और ना विटामिन B12 आयरन होगा, और ना RBC का फॉर्मेशन होगा। तो अगर किसी बंदे में देयर इज ऑक्जेंटिक सेल खराब हो जाए, ऑक्जेंटिक सेल्स डैमेज हो जाएं, तो उसमें विटामिन B12 की बॉडी में कमी होगी और आयरन की भी कमी हो जाएगी, जिससे उसको क्या होगा? अनीमिया होगा। और ये किस तरह का अनीमिया होगा? परनीशियस अनीमिया। परनीशियस अनीमिया क्या होता है? इसमें जो विटामिन B12 का काम होता है बेटा, वो होता है आपकी RBC को मैच्योर करना। ठीक है, RBC स्टार्टिंग में बड़े साइज के होते हैं, ऐसे बड़े साइज के होते हैं, और उनमें होता है न्यूक्लियस। जब वो मैच्योर होते हैं तो उनका साइज छोटा हो जाता है और उनका न्यूक्लियस निकल जाता है, क्योंकि बीच में हीमोग्लोबिन आ जाता है। ऐसे ही होता है ना। अभी जो ये न्यूक्लियस है, ये जो RBC है, ये बड़े साइज का है, इसमें क्या है? न्यूक्लियस है। पर जब ये इसे हम कहेंगे इमेच्योर है। ये क्या है? इमेच्योर। ये है मेच्योर RBC। मेच्योर RBC के अंदर होता है बच्चों हीमोग्लोबिन, न्यूक्लियस निकल जाता है, इसका न्यूक्लियस मैच्योरेशन में निकल जाता है। और वो कौन निकलवाता है? विटामिन B12 निकलवाता है। ठीक है, कौन निकलवाता है? विटामिन B12, B9 भी निकलवाता है। तो अगर B12 नहीं होगा तो RBC कभी भी मेच्योर नहीं होगा, तो वो इसी फॉर्म में रह जाएगा। ऐसे अनीमिया को हम कहते हैं परनीशियस अनीमिया। क्या कहते हैं? परनीशियस अनीमिया। RBC है पर वो मेच्योर वाले नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये आपका बेटा फंक्शन है HCl का और कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर का, विच इज सिक्रेटेड बाय विच सेल्स? ऑक्जेंटिक सेल। और ऑक्जेंटिक सेल का दूसरा नाम क्या है? पेराइटल सेल। ठीक है, तो अब हमने स्टमक के बारे में इतना पढ़ लिया कि ये जो स्टमक है, स्टमक में होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, और ये सेल्स ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम किसकी बात करेंगे? आगे बात करेंगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन की।
विल टॉक अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हैं? हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। 3 हिस्सों में स्मॉल इंटेस्टाइन बटा हुआ है। सबसे पहला पार्ट आप देख चुके हैं, दैट इज ड्यूडेनम। क्या नाम है उसका? ड्यूडेनम। जो दूसरा पार्ट है उसका नाम है जेजुनम। एंड लास्ट वाला होता है इलियम। लास्ट वाला क्या है? इलियम, राइट। इनमें से आपके जो ये होता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम सबसे छोटा पार्ट है। ये क्या है? शॉर्टेस्ट पार्ट। सबसे लाल, क्योंकि जिसमें ब्लड वेसल बहुत ज्यादा होता है, वो होता है जेजुनम। और हाईली कॉइल्ड पोर्शन होता है इलियम, हाईली कॉइल्ड। ठीक है। अब विटामिन B12 का जो हमने अब्जॉर्प्शन किया था, जो कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर करवाता है, वो आपका इलियम में होता है। सो इलियम में विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन होता है, विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन। ओके। जो आपकी सबसे छोटा पार्ट है वो क्या है? ड्यूडेनम। इसका शेप मैंने आपको तभी बताया था, क्या शेप है? सी शेप है। ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज की, जिसका नाम है लिम्फेटिक ऑर्गन। क्या नाम है? लिम्फेटिक ऑर्गन। लिम्फेटिक ऑर्गन आपके एक या लिम्फॉइड ऑर्गन भी बोलते हैं इनको, लिम्फेटिक और लिम्फॉइड ऑर्गन। ये एक ऐसे ऑर्गन्स हैं जो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम से एसोसिएटेड है। किससे एसोसिएटेड है? इम्यून सिस्टम से। ठीक है। अब यहाँ पर गट में इम्यूनिटी का क्या रोल, क्यों चाहिए? देखो, आप कुछ भी खाते हो ना, और उसमें कोई भी कीटाणु हो सकता है, हो सकता है। तो अब ऐसा तो नहीं है ना उस कीटाणु को बॉडी के अंदर जाने दे। जब हमें पता है फूड गट में जाता है, गट से फिर ब्लड में जाता है, तो क्यों ना गट में थोड़ी इम्यूनिटी दे दें और वहां पर जो कीटाणु है वो मर जाए। होती है इम्यूनिटी? होती है, बिल्कुल। तो कुछ लिम्फॉइड के पैचेस होते हैं आपके गट में। कहाँ होते हैं? लिम्फॉइड के पैचेस होते हैं आपके गट में। कहाँ पर? गट में। गट में 2 तरह के लिम्फोइड पैचेस होते हैं। एक का नाम होता है माल्ट, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये आपके पूरे म्यूकोजा में होंगे। कहाँ होंगे? पूरे म्यूकोजा में, पूरी गट की म्यूकोजा में होंगे। फाइन। एक होता है बेटा पियर्स पैचेस। एक क्या होते हैं? पियर्स पैचेस। ये भी एक लिम्फोइड टिश्यूज है। ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे इलियम में। कहाँ मिलेंगे? इलियम में। सो यस, गट का भी एक इम्यून सिस्टम है, उसमें भी लिम्फॉइड टिश्यूज हैं, वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करें, उनमें एंटीबॉडीज होती हैं, उनमें WBCs होते हैं। तो अगर कुछ आपका कीटाणु आ जाता है फूड में, तो उसे उठा के खा जाएंगे। तो आपके पूरे म्यूकोजा में आपको माल्ट मिलेगा और सिर्फ इलियम में आपको पियर्स पैचेस मिलेंगे, और ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इनको याद जरूर रखना है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको बताया था म्यूकोजा के फोल्ड्स होते हैं। म्यूकोजा के फोल्ड्स होते हैं। क्या नाम था उन फोल्ड्स का? उन फोल्ड्स का बच्चों नाम था, उन फोल्ड्स का नाम था विलाय। क्या नाम था? विलाय। तो सबसे पहले फोल्ड सिर्फ म्यूकोजा के नहीं होते, सब म्यूकोजा भी फोल्ड बनाती है। क्या बनाती है बेटा? सब म्यूकोजा भी फोल्ड बनाती है। फिर उसके बाद आपके म्यूकस की मस्कुलरिस भी फोल्ड बनाती है। म्यूकोजा की, नॉट म्यूकस, म्यूकोजा की मस्कुलरिस भी फोल्ड बनाती है। ठीक है, बनाती है। तो यहां पर ये फोल्ड किसके हैं? सब म्यूकोजल फोल्ड। और इधर किसके फोल्ड है? म्यूकोजा के। कौन सी? मस्कुलरिस म्यूकोजा के फोल्ड। इन दोनों फोल्ड से भी सरफेस एरिया बढ़ता है। इन्हें हम कहते हैं फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग्स। क्या कहते हैं? फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग्स या फिर प्लीके सर्कुलरिस। इनसे 3 गुना, कितने गुना? 3 टाइम सरफेस एरिया बढ़ता है। फाइन। अब मस्कुलरिस के बाद बेटा कौन सी लेयर आई थी? लेमिना प्रोप्रिया आई थी। अब लेमिना प्रोप्रिया आगे जाकर ऐसे फोल्ड बनाएगी। इन्हें हम कहते हैं विलाय, लाइक दिस। इन्हें हम क्या कहते हैं? विलाय। सो ये हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिन्हें कहते हैं विलाय, और ये है एक्सटेंशन लेमिना प्रोप्रिया की। अब लेमिना प्रोप्रिया के बाद एपिथेलियल सेल की लेयर आती है। अब हर सेल के ऊपर क्या है? माइक्रोविलाय। हर सेल के ऊपर क्या है? माइक्रोविलाय, लाइक दिस। हर सेल के ऊपर क्या है?
माइक्रोविलाई, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ही फोल्ड्स हैं। ये लैमिना प्रोप्रिया का फोल्ड है जिसे आप क्या बोल रहे हो, जिसको आपने नाम दे दिया है विलाय। ये 10 गुना सरफेस एरिया बढ़ाता है। एपिथेलियल सेल के ऊपर जो है फोल्ड्स उन्हें कहते हो माइक्रोविलाई, ये 20 टाइम सरफेस एरिया बढ़ाता है। फाइन, इन सबका काम है सरफेस एरिया बढ़ाना। ये सभी फोल्ड्स हैं, बस अलग अलग जगह के फोल्ड्स हैं। इससे अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ेगा ताकि खाना ज्यादा अंदर आए। अब बेटा यहाँ पर ल्यूमन है, इस पोर्शन में क्या है, ल्यूमन। यहाँ पे तुम्हारा फूड है, फूड मान लो डाइजेस्ट हो चुका है, उसको आपके ब्लड में आना है। अब ब्लड कहाँ होगा, ब्लड वेसल्स कहाँ होंगी, कनेक्टिव टिश्यू में होंगी। एपिथेलियल तो एवास्कुलर होता है। तो लेमिना प्रोप्रिया का जो ये फोल्ड है विलाई, इसमें ब्लड वेसल्स होंगी। किस फॉर्म में होंगी अभी देखते हैं। ये आर्टीरियोल हो गई, ये वेन्यूल हो गई, और दोनों को कनेक्ट कौन करती है, कैपिलरीज। तो ये तो नॉर्मल ब्लड वेसल्स हम जो पढ़ते हैं उसका सिस्टम है ना। तो ये क्या हुआ, आर्टीरियोल्स जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, आर्टरी से आई है। और ये आर्टरी कहाँ थी, सबम्यूकोजा में थी, आर्टरी सबम्यूकोजा में थी। ये क्या है, ये वेन्यूल है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दोनों को कनेक्ट कौन करती है, कैपिलरी। तो इनमें सारा फूड जाएगा, पर फूड सारा तो इनमें ब्लड वेसल में चला जाएगा, पर जो बड़े वाला फैट होता है वो ब्लड वेसल में नहीं, रादर लिम्फैटिक वेसल में जाता है। किस में जाता है, लिम्फैटिक वेसल में, जिसे हम कहते हैं लेक्टील। क्या कहते हैं, लेक्टील। सो यहाँ पर बीच में आप देखोगे लेक्टील, ये क्या है, ये लिम्फ वेसल है। लिम्फ समझते हो, जैसे बॉडी फ्लूइड में पढ़ा था हमने, वही वाला लिम्फ। उसमें ब्लड वेसल्स भी पढ़ाई थी मैंने आपको, और उसमें मैंने लिम्फैटिक वेसल्स भी पढ़ाई थी ना। सो ये लिम्फ वेसल है लेक्टील। यहाँ पर किसका अब्जॉर्प्शन होता है, फैट का। तो अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इन द लेक्टील। एंड लेक्टील क्या है, ये लिम्फ वेसल है, ये ब्लड वेसल बिल्कुल भी नहीं है। अब दो विलाई के बीच में ये जो जगह है इसे हम क्या कहते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून। और क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून में होती हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। क्या होती हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के बारे में। इनमें क्या सेल हैं, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड थी ना स्टमक वाली, उसमें बहुत सारे सेल्स थे, वैसे ही इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होंगी, उनमें भी बहुत सारे सेल्स होंगे। तो चलिए इन सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपके क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून, लाइक दिस। ओके, अब इसमें बेटा एक सेल होंगे पेनिथ सेल। कौन से सेल, पेनिथ, PANETH, पेनिथ सेल। एक सेल बेटा इसमें होंगे आपके एर्जेंटाफिन सेल्स, और एक सेल होंगे इसमें आपके म्यूकस सेल। कौन से सेल, म्यूकस सेल। तो सबसे पहला सेल ये है, इसका नाम है पेनिथ सेल। कौन सा सेल है, पेनिथ सेल। ये हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की बात करें, किसकी बात करें, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून के अंदर कौन सी ग्लैंड्स है बेटा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ठीक है, अब ये जो पेनिथ सेल है, सबसे पहले ये मेन सेल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन करेंगे। क्या है, ये सिक्रीट करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या सिक्रीट करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, दूसरा ये क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं लाइजोजाइम। तुमने बॉटनी में पढ़ा होगा कि टीयर्स में लाइजोजाइम होता है और वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ता है। तो ये लाइजोजाइम यहाँ भी बन रहा है, या आपके आंसुओं में, टीयर्स में भी बन रहा है, या आपके सलाइवा में भी होता है। सो ये बैक्टीरिया को मारता है। तीसरा, ये सेल फेगोसाइटोसिस भी कर सकते हैं। बताया था ना कनेक्टिव टिश्यू में फेगोसाइटोसिस करते हैं कुछ सेल्स। क्या नाम था उन सेल्स का, क्या नाम था उन सेल्स का जो फेगोसाइटोसिस करते हैं, व्हाट वाज देयर नेम, यस, क्या नाम था उनका जो फेगोसाइटोसिस करते हैं, यस, हिस्टियोसाइट्स, मैक्रोफेजेस। ये काम पेनिथ सेल भी करते हैं। तो पहला सेल बेटा जो हमने किया उसका नाम है पेनिथ सेल। दूसरा सेल यहां पर मैंने आपको बताया एर्जेंटाफिन सेल। एर्जेंटाफिन सेल वो सेल है जो एंडोक्राइन है, जो क्या सिक्रीट करेगा, जो सिक्रीट करेगा हॉर्मोन्स। क्या बनाएगा, हॉर्मोन्स। और ये हॉर्मोन्स क्या है, जैसे कि सिक्रेटिन, जैसे कि सिक्रेटिन, जैसे कि एंटेरोगेस्ट्रॉन, जैसे कि कॉलिसिस्टिकाइनिन।
ये क्या करते हैं, ये मैं आपको सारे हॉर्मोन्स लास्ट में समझाऊंगी, इन सबके फंक्शंस हम लास्ट में करेंगे एक कलेक्टिव चार्ट बना के, ताकि तुम्हें याद करने में बिल्कुल आसानी हो। वैसे हमने केमिकल कंट्रोल में भी डिस्कस किए थे, पर चलो जस्ट अ रिविजन फॉर यू। ओके, चलो फिर ये वाला सेल है, ये आप सबको पता है, यूनिवर्सल सेल है यार ये तो, गॉबलेट सेल, जो क्या बनाता है, म्यूकस बनाता है। ओके, तो यहाँ पर क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून में बेटा कितने सेल्स होते हैं, एक गॉबलेट सेल, एक अर्जेंटाफिन सेल, एक पेनेट सेल, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं। अब ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, ऑब्वियसली ये क्या बनाएंगे, डाइजेस्टिव जूस बना रहे हैं। तो इसके डाइजेस्टिव जूस को हम इंटेस्टाइनल जूस भी कहते हैं, सक्कस इंटेरिकस भी कहते हैं। तो ये जो ग्लैंड्स है क्या सिक्रीट करते हैं, दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस, दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस। इसको हम और क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस इंटेरिकस, सक्कस इंटेरिकस। इसका पीएच होता है अराउंड 7.8, तो इट्स एल्कलाइन, आप देख सकते हैं बेटा ये एल्कलाइन है ना। अब यहाँ पर इस जूस के अंदर क्या क्या इंजाइम्स प्रेजेंट हैं, लेट्स सी क्या इंजाइम्स हैं इसमें। सबसे पहले ऐसे इंजाइम्स होंगे जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे, जैसे अल्फा डेक्स्ट्रीनेस, जैसे माल्टेज, जैसे आइसोमाल्टेज, जैसे कि सुक्रेज, जैसे कि लैक्टेज। आप देख सकते हैं ये सारी ही शुगर है। डेक्स्ट्रिन भी बेटा एक शुगर होती है, ठीक है, थोड़ी माल्टोज जैसी दिखती है, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ग्लूकोज की बनी होती है। माल्टोज शुगर है, आइसोमाल्टोज भी माल्टोज जैसा है, बस इसमें थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस है। सुक्रोज एक शुगर है, लैक्टोज, तो उन सबको डाइजेस्ट करने के लिए उनके एंजाइम है। सो ये सारे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो हम इनको बोल देते हैं कार्बोहाइड्रेजेस। क्या बोल देते हैं, कार्बोहाइड्रेजेस। अब कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए तो फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए भी होगा ना। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए है एमाइनो पेप्टाइडेस एंड डाइपेप्टाइडेस। ये कौन से हैं, ये प्रोटियोजेस हैं। प्रोटियोजेस क्या होते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, ठीक है। अब अगला इंटेस्टाइनल लाइपेज। लाइपेजेस तो क्लास ही होती है बेटा लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए, पर क्योंकि ये इंटेस्टाइन से आ रहे तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल लाइपेज। फिर बेटा आते हैं आपके न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज, और एक आता है एक्टिवेटर एंजाइम जिसका नाम है एंटेरोकाइनेस। ये किसी फूड को डाइजेस्ट नहीं करेगा, ये एक एक्टिवेटर है, ये किसी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को, जो पैनक्रिया के प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, उनको एक्टिवेट करेगा, ठीक है। अभी पैनक्रियास पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी आपको, तब इसको याद रखना। एंटेरोकाइनेस एक ऐसा एंजाइम है जो एक्टिवेटर है, मतलब वो आपके फूड को डाइजेस्ट नहीं करेगा। ये सारे फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, वो फूड को डाइजेस्ट नहीं करेगा, वो किसको करेगा एक्टिवेट, वो किसी इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। जैसे पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा था, HCl कर रहा था, वैसे ही पैनक्रियास के एंजाइम को एक्टिवेट करेगा ये एंटेरोकाइनेस, ठीक है। तो ये हुआ बेटा आपके इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून में, कहाँ पे है, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून में। इसके अलावा आपके ड्यूडेनम में, किसमें, आपके ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में कहाँ पर, सब म्यूकोसा में। कहाँ पर, सब म्यूकोसा में एक ग्लैंड है जिसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या नाम है, ब्रूनर्स ग्लैंड। ये सिक्रीट करती है एल्कलाइन म्यूक, ठीक है। तो अगर कोई आपको पूछे कि ब्रूनर ग्लैंड कहाँ है, आप बोलोगे सब म्यूकोसा में। किसकी सब म्यूकोसा में, ड्यूडेनम की। और क्या बनाता है, एल्कलाइन म्यूकस। वाई एल्कलाइन, वाई एल्कलाइन, क्योंकि स्टमक में पीएच है एसिडिक, अब इंटेस्टाइन में आ रहा है तो आपको एल्कलाइन एनवायरनमेंट बनाना है। 7.8 पीएच है इंटेस्टाइनल जूस की, कितनी है, 7.8, तो उसको हमें एल्कलाइन बनाना है, इसलिए ये एल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट होता है। तो ये था बेटा आपके इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड्स हैं, एक क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून में और एक ब्रूनर्स ग्लैंड। चलो अब स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या आता है बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन।
अब देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, लेट्स सी। ठीक है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हम लास्ट में करेंगे, अभी सिर्फ हम इंट्रोडक्शन करें कौन सा क्या बना रहा है, किसमें क्या क्या ग्लैंड है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन करते हैं। ओके, तो अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बेटा बात करें, कैसा दिखता है लार्ज इंटेस्टाइन, कैसा दिखता होगा, आपको क्या लगता है कैसा दिखता होगा? ये लो, large intestine, this is your large ठीक है, like this. ओके, अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या खुलेगा? अब ये अकेला तो नहीं है, फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहा है, फूड कहाँ हो रहा है ऑब्जॉर्ब, कहाँ डाइजेस्ट हो रहा है, इंटेस्टाइन में हो रहा है। तो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाएगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन में बेटा क्या खुलेगा? यहाँ पे खुलेगा इलियम। क्या खुलेगा यहाँ पे? इलियम। सो दिस इज इलियम। यहाँ पे क्या खुलेगी? इलियम खुलेगी। इलियम क्या है? थर्ड पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन, हाईली कॉइल्ड। ओके, अब ये खुल किस में रही है? इस ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसका नाम है सीकम। तो ब्लाइंड सैक का मतलब क्या होता है? ब्लाइंड सैक जैसे हमने एनिमल किंगडम में किया था, ऐसी चीज जिसकी एक ही ओपनिंग है, ये सिर्फ इधर खुल रहा है, इधर से बंद है ना, बंद, सिर्फ इधर खुल रहा है, तो ये क्या हुआ बेटा? ये हुआ ब्लाइंड सैक। अगर इसके दो छेद होते, इधर भी होता है, इधर से भी खुलता, तो ये क्या होता? ट्यूब विद इन ट्यूब। तो ये है ब्लाइंड सैक। सीकम की एक अच्छी बात बताऊं, इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इट कंटेन्स सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज सिम्बायोटिक? क्या होता है सिम्बायोटिक? कि ये दोनों ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। हमें माइक्रोब से फिर ऐसा क्या चाहिए भाई? ये माइक्रोब्स आपकी बॉडी में सिंथेसाइज करते हैं विटामिन बी एंड विटामिन के। आप सारे विटामिन अपनी बॉडी में नहीं बना सकते हो, आप डी बनाते हो, आप ए बनाते हो, पर बाकी आप नहीं बना सकते। तो ये आपके लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे, बाकी आप अपने फूड से ले लेते हो। तो यहाँ पर सीकम में बच्चों, किसमें? सीकम में आपके पास क्या प्रेजेंट है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। जैसे कि ई कोलाई, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, वो विटामिन बी और विटामिन के बनाता है। अब यहाँ पर क्या खुल रहा है? इलियम। अब इलियम में है डाइजेस्टेड फूड, इधर जो फूड है ये फीसेस बनेगा। अब फीसेस बैक मार सकती हैं, मार सकती है, तो यहाँ पर बेटा एक इलियोसिकल वाल्व होता है। क्या होता है यहाँ पे? वाल्व होता है। क्या नाम है इसका? इलियोसिकल वाल्व। इलियोसिकल वाल्व। क्या काम है इसका? इट विल प्रिवेंट बैक फ्लो, ताकि बैक ना मार जाए फीसेस ऑफ फीसेस। ठीक है, अब यहीं पे इसके नीचे एक छोटा सा स्ट्रक्चर है इधर, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म, वर्म जैसा दिखता है, अपेंडिक्स। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल का मतलब होता है अब ये हमें काम नहीं करता, ये हमारे पूर्वजों में बहुत पहले काम करता होता। पूर्वजों का मतलब ये नहीं, दादा परदादाओं में, बहुत पहले जो हमारी स्पीशीज से भी ऊपर कोई स्पीशीज थी, उनमें काम करता था। क्यों? क्योंकि वो अनकुक्ड फूड खाते थे, हम कुक्ड फूड खाते हैं। तो माना जाता है उनमें ये सेल्यूलेज बनाता था। क्या बनाता था? सेल्यूलेज बनाता था, जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है। हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। चलो, अब ये हुआ सीकम। सीकम से ऊपर आती है कोलोन। क्योंकि ये कोलोन, अब जैसे जो फीसेज होंगी उसका फ्लो कैसा होगा? इधर से ऊपर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, जाएगा ना। तो हमने कोलोन को नाम उसी हिसाब से दे दिया। तो ये पोर्शन है बेटा असेंडिंग कोलोन। क्या है ये पोर्शन? अरे, ये पोर्शन है असेंडिंग कोलोन, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंड हो रहा है। कोलोन के चार पार्ट होते हैं। एक पहला पोर्शन असेंडिंग कोलोन, फिर ये वाला पोर्शन जिसका नाम है ट्रांसवर्स कोलोन। क्या नाम है बेटा? ट्रांसवर्स कोलोन। फिर ये पोर्शन, क्योंकि यहाँ पे फीसेस नीचे की तरफ आएंगी, तो ये है थर्ड पोर्शन डिसेंडिंग कोलोन। और ये कर्व्ड वाला पोर्शन है सिग्मोइड। कौन सा है? सिग्मोइड। ये भी कोलोन का पोर्शन है।
इसका पोर्शन है कोलोन का। सो कोलोन 4 पार्ट में डिवाइडेड है, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड। नीचे ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है बेटा रेक्टम। रेक्टम में फीसेस स्टोर होते हैं। फीसेस समझते हो? फीसेस क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड जिसका पानी सारा लार्ज इंटेस्टाइन सोख लेता है। फिर ये नीचे पोर्शन है एनस। ये क्या है? एनस। एनस में स्फिंक्टर लगे होते हैं। एक लगा होता है इंटरनल स्फिंक्टर, एक लगा होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। जैसे आपके यूरेथ्रा में थे। किसमें थे? यूरेथ्रा में। ये स्फिंक्टर है एक्सटर्नल, इंटरनल। ये स्फिंक्टर क्या है बच्चों? ये है इंटरनल। इंटरनल स्फिंक्टर स्मूथ मसल्स का होता है, इनवॉलेंट्री। ये आपके हाथ में नहीं है, इसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। ये वाला जो है ये है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल स्फिंक्टर बना होता है स्केलेटल मसल का। स्केलेटल आपको भी पता है ये होती है वॉलेंट्री। सो ये वाला आपके कंट्रोल में होता है, ठीक है। अब इसके अलावा आपके पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में मसल्स के बैंड हैं। क्या हैं? मसल्स के बैंड। ऐसे 3 बैंड है बेटा मसल्स के, लाइक दिस। 3 बैंड है मसल्स के। इन्हें हम कहते हैं टीनिया कोलाई। क्या कहते हैं? टीनिया कोलाई। मस्कुलर बैंड्स, ये मसल्स हैं। इनका काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन करवाओ, पेरिस्टालिसिस कराओ, तो ये हेल्प करते हैं। बाकी मसल्स भी होते हैं, बाकी जो आपके एलिमेंट्री कैनाल के हैं ये भी उसके साथ साथ हेल्प करेंगे। किसमें? पेरिस्टालिसिस में। फिर यहाँ पर बेटा कुछ कुछ पाउच होते हैं फैट के यहाँ पर, इन्हें हम कहते हैं एपीप्लोइक अपेंडेजेस। क्या कहते हैं? एपीप्लोइक अपेंडेजेस। व्हाट आर एपीप्लोइक अपेंडेजेस? ये होते हैं फैट। फैट थैलियों के फॉर्म में, छोटे छोटे फैट होते हैं थैलियों के फॉर्म में, ठीक है। तो ये सारा बेटा आपका लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है। अब लार्ज इंटेस्टाइन करता क्या है ये भी तो जानना है हमें, है ना। अब डाइजेशन तो फूड की स्टमक में हुई, इंटेस्टाइन में भी हुई, इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन भी हुई या नहीं। पर अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा? लेट्स सी। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन के क्या फंक्शन है? लार्ज इंटेस्टाइन फूड का अब्जॉर्प्शन नहीं करता। नो डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इसमें क्योंकि कोई इंजाइम बनाने वाले ग्लैंड ही नहीं है, इसमें कोई इंजाइम बनाने वाले ग्लैंड ही नहीं है। सो नो डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। व्हाई? बिकॉज देयर आर नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। नो डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो ये करता क्या है? इसके पास डाइजेस्टिव ग्लैंड तो नहीं है, म्यूकस ग्लैंड है। क्या है? म्यूकस ग्लैंड है। अब म्यूकस ग्लैंड क्यों चाहिए? म्यूकस ग्लैंड क्यों चाहिए? लेट्स सी म्यूकस ग्लैंड क्यों चाहिए। ये क्या करेगा? जैसे फूड आता है ना वो होता है लिक्विड फॉर्म में। इलियम से जैसे फूड इधर आए वो लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म का फूड इधर इधर जाएगा तो वो लिक्विड फीसेस आएंगे। पर फीसेस तो सेमी सॉलिड होते हैं, है ना। फीसेस क्या होते हैं? वो तो सेमी सॉलिड होते हैं। तो होता क्या है यहाँ पर? ये लार्ज इंटेस्टाइन सारा वाटर अब्जॉर्ब कर देगा, सारा पानी निचोड़ देगा और म्यूकस दे देगा। क्योंकि अगर आप सारा पानी निचोड़ दोगे वो तो रफ हो जाएगा ना, सॉलिड सा, तो उसको मूव करना बड़ा मुश्किल हो जाना है। तो हमें स्लिपरी स्लिपरी चाहिए, तो इसीलिए उसके ऊपर क्या लग जाता है? म्यूकस लग जाता है, ताकि वो थोड़ा सेमी सॉलिड हो जाए और स्लिपरी हो जाए। इसके अलावा इसमें और किस चीज़ की अब्जॉर्प्शन होती है? पानी की अब्जॉर्प्शन तो हो रही है, साथ में कुछ वाइटामिन्स, मिनरल्स और ड्रग्स की अब्जॉर्प्शन भी लार्ज इंटेस्टाइन कर देता है, पर फूड की अब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, ठीक है। सो ये क्या करता है बेटा? अब्जॉर्प्शन करेगा। नो डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है यहाँ पर, ठीक है। पर ये अब्जॉर्प्शन किसकी कर सकता है? पानी की, मिनरल्स की एंड ड्रग्स की। इसकी अब्जॉर्प्शन ये कर सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा म्यूकस क्यों चाहिए? म्यूकस विल कवर द सेमी सॉलिड फीसेस फॉर इजी पैसेज, फॉर इजी पैसेज, ठीक है। अब बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा मैम फिर कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है? क्या होता है कॉन्स्टिपेशन में?
ये बीमारियों के बारे में बात करेंगे एंड में, डिसऑर्डर्स सारे लास्ट में पढ़ेंगे कि क्या क्या बीमारियां होती हैं हर ऑर्गन के एसोसिएटेड। ओके, तो ये है बेटा आपका इंटेस्टाइन, कौन सा, लार्ज इंटेस्टाइन क्या क्या रोल प्ले करता है। बाकी इसमें विटामिन बी और के का सिंथेसिस तो होता है, आपको पता है कहाँ होता है, सीकम में होता है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं कि फीसेस में होता क्या है, व्हाट इज प्रेजेंट इन फीसेस। फीसेस में अभी भी बेटा सेमी सॉलिड तो बन गया है, पर अभी भी 3/4 उसमें पानी ही है, उसमें थोड़ा सा पानी तो रखते ही रखते हैं ताकि वो इजिली मूव हो। 1/4 उसमें क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ वो सारा फीसेस की फॉर्म में बाहर जाएगा। फूड के साथ साथ बेटा जो आपने माइक्रोब मारे हैं स्टमक में HCl से वो भी होंगे, इंटेस्टाइन के पेनिट सेल ने भी माइक्रोब मारे होंगे वो भी होंगे, अब इंजाइम यूज हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं वो भी होंगे, होंगे या नहीं। इसके अलावा कुछ प्रोटीन बचे कुचे या कुछ फैट भी बाहर आएंगे, राइट। सो अनडाइजेस्टेड फूड, ड्राइड इंजाइम, डेड माइक्रोब, कुछ मिनरल्स भी आ सकते हैं, प्रोटीन भी आ सकते हैं और फैट भी आ सकता है। तो ये सारा होता है आपके फीसेस के ऊपर। फीसेस का कलर बताइए क्या होता है, क्या कलर होता है, येलो ब्राउन होता है ना, व्हाट इज द कलर, येलो ब्राउन। अभी येलो ब्राउन कलर क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट जिसका नाम है स्टरकोबुलिन। क्या नाम है, स्टरकोबुलिन पिगमेंट। जब आरबीसी टूटता है, जब आरबीसी टूटता है तो क्या बनता है, आरबीसी टूटा तो बना बिलीरुबिन पिगमेंट, आरबीसी टूटा बेटा आपका, ठीक है। जब भी आरबीसी टूटता है तो एक पिगमेंट बनता है बिलीरुबिन, फिर वो बिलीरुबिन आगे पिगमेंट बनाता है स्टरकोबुलिन जो येलो ब्राउन कलर देता है आपके फीसेस को। पता लगा ये कलर कहाँ से आया है, आपने कौन सा कुछ ब्राउन खाया था कुछ ब्राउन नहीं खाया था ना, तो ये ब्राउन कलर इसीलिए आया है। क्यों, आरबीसी जब टूटता है तो बिलीरुबिन बनाता है, बिलीरुबिन आगे स्टरकोबुलिन बनाता है। अब आप बोलोगे मैम ये टूटा हुआ आरबीसी इसमें कैसे आ गया, कैसे आ गया बेटा, बिलीरुबिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का पार्ट है जिसे हम कहते हैं बाइल, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो भी कनेक्ट होंगी, उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जैसे एंटेरोकाइनेज है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे ना। सो वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप, स्लो बाय स्लो, स्लोली, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चलिए बच्चा, तो चलिए बेटा आगे करते हैं कुछ क्वेश्चन, राइट। तो अभी बेटा हमने सिंपल किया है, अभी हम सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल को फॉलो कर रहे हैं, जो ग्लैंड्स हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, नॉट नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे रिवाइज, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अभी वी हैव जस्ट डिस्कस द एलिमेंट्री कैनाल में 2 ग्लैंड्स हम कर चुके हैं, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड, एक इंटेस्टाइनल ग्लैंड, साथ में हमने हिस्टोलॉजी पढ़ी, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा। चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। Okay, muscularis is formed by smooth muscles usually arranged into inner circular, outer longitudinal, inner longitudinal, outer circular, middle circular, inner oblique, both A and B. तो अब बेटा यहाँ पर जब हमने मस्कुलर लेयर करी थी तो हमने किया था अंदर की तरफ सर्कुलर था, बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल था, ठीक है। तो आंसर तो ए है, बट इस ऑप्शन में एक एडिशनल नॉलेज है, वो क्या है, ऑब्लीक मसल्स की। अब ये ऑब्लीक मसल्स क्या होते हैं, ऑब्लीक मसल की लेयर मिलती है आपको स्टमक में, कहाँ मिलती है, स्टमक में। तो स्टमक में लॉन्गिट्यूडनल भी होती है, सर्कुलर भी होती है, इसके अलावा एडिशनल लेयर है, दिस इज द एडिशनल लेयर, एडिशनल लेयर ऑफ ऑब्लीक मसल। ओके, तो बेटा इसका आंसर क्या हुआ, ए हुआ। आगे, identify the cell whose secretion protects the lining of gastrointestinal tract from various enzyme। आपको वो सेल आइडेंटिफाई करना है, वो ऐसा कुछ बनाता है जो डाइजेस्टिव एंजाइम HCl वगैरह से सबको बचा के रखता है। वो क्या है, चीफ सेल, गॉबलेट सेल, ऑक्जेंटिक सेल, ड्यूडेनम सेल्स। यस, यहाँ पे ड्यूडेनल सेल्स तो नहीं आएगा, फाइन, तो कौन सा आएगा, गॉबलेट सेल, क्योंकि यही क्या बनाता है, म्यूकस बनाता है। क्या बनाता है, म्यूकस। ये क्या बनाते हैं बेटा, एंजाइम बनाते हैं, ऑक्जेंटिक HCl बनाते हैं, ठीक है। सो बोथ HCl एंड एंजाइम दोनों ही आपके स्टमक की लाइनिंग को खराब कर सकते हैं, दोनों ही आपके स्टमक की लाइनिंग को खराब कर सकते हैं। तो आंसर बेटा क्या हुआ, बी, विच इज द म्यूकस सेल्स, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Which of the following gastric cells helps in erythropoiesis? What is erythropoiesis?
एरिथ्रोपोइसिस इज आरबीसी फॉर्मेशन। ठीक है, चीफ सेल, म्यूकस सेल, पेराइटल सेल, गॉबलेट सेल, बहुत सिंपल है, बस घुमा के पूछा है। पेराइटल सेल को ही हम ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं, और ऑक्जेंटिक सेल क्या बनाते हैं, HCl एंड कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर जो विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन करवाता है, HCl जो फेरिक को फेरिस में कन्वर्ट करवाता है, यही क्या था। और ये आयरन और विटामिन B12 दोनों ही एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करते हैं, अदरवाइज क्या हो जाएगा, पर्निशियस एनीमिया। तो आंसर क्या बना बच्चों, आंसर बना सी। चलो आगे, Which cells of crypts of Leverkusen secrete antibacterial lysozyme? आपको वो सेल बनाना है crypts of Leverkusen का जो lysozyme बनाता है, Argentophin cell, Paneth cell, Zymogen and Kupffer cell। पहली बात, crypts of Leverkusen कहाँ पर किया था, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में कौन से सेल थे, अर्जेंटाफिन तो एंडोक्राइन थे, ये तो हार्मोन बना रहे थे। पेनिथ सेल डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे थे, लाइजोजाइम, फेगोसाइटोसिस, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो आंसर हुआ बेटा बी। जाइमोजेनिक सेल्स कौन से थे, ये तो आपके गैस्टर के थे। गैस्टर क्या होता है, स्टमक होता है। कफर सेल आप लिवर में पढ़ोगे, आगे कहाँ पढ़ोगे बच्चों, लिवर में पढ़ोगे। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बना, बी बना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है रीजन ऑफ स्टमक दैट ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन। अच्छा मुझे पता है अभी 4 के बाद सीधा 6 आ गया है, सो डोंट वरी, कई बार हो जाता है गड़बड़, टाइपो। तो रीजन वो स्टमक का जो इंटेस्टाइन में खुलता है, फंडस बॉडी कार्डिया पाइलोरिक, ये इसोफेगस था, ये स्टमक था, ये इंटेस्टाइन था। ये रीजन कार्डिया, ये फंडस, ये बॉडी, ये पाइलोरस। तो कौन सा हुआ, किसमें खुलता है, इंटेस्टाइन में, पाइलोरिक। आंसर क्या हुआ, डी, सिंपल। ठीक है, स्ट्रक्चर पता है, कर लोगे तुम आराम से। Layer that form irregular folds, rugae in the stomach and small finger-like foldings called villi in the small intestine is simple. You know the answer. That's mucosa. Answer A. ठीक है, अब बोलोगे मैम आपने तो इन दोनों के फोल्ड भी बताए थे, क्या नाम था इन फोल्ड का, फोल्ड ऑफ कर्करिंग्स और प्लीकेस सर्कुलरिस, बट यहाँ पर विलाय पूछा है तो वो म्यूकोसा का फोल्ड है। आंसर हुआ बच्चों ए। नेक्स्ट, दैट्स इट। सो बेटा ये था आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स एंड एलिमेंट्री कैनाल। अगली क्लास में बाकी के ग्लैंड्स करेंगे, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रियास, और उसके बाद वही अब कैसे डाइजेशन होती है, पूरा प्रोसेस, डिसऑर्डर्स, PEM और हॉर्मोन्स, बहुत कुछ है इस चैप्टर में, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। हम आपको मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन पढ़ाई करते रहना, इसको अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना। बाय बाय।